गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सभी पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4। तो आई होप जो इससे पहले चैप्टर हो चुके हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस फॉर्म्स होती हैं, उसमें इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बिजनेस फॉर्म्स होती हैं। बहुत सारी ऐसी बिजनेस फॉर्म्स हैं जिनका अलग अलग एग्जिस्टेंस होता है, अलग अलग मतलब होता है। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस फॉर्म है हमारी सोल ट्रेड और सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल ट्रेड नाम से ही पता चल रहा है कि एक सिंगल बंदा जिस ट्रेड को चला रहा है वो है हमारा सोल ट्रेड। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग पे जाते हैं हम। It refers to that form of business organization which is owned by a single individual who is solely responsible for its management and receives all profits and losses। तो आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। कि इसका मतलब है कि ये वो बिजनेस फॉर्म है, ये वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है जिसको कौन ऑन करता है, जिसको कौन चलाता है, एक सिंगल इंडिविजुअल चलाता है और उस सिंगल इंडिविजुअल का ही इस पर क्या होता है, अधिकार होता है। हु इज़ सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट, वो अकेला ही इसकी मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड रिसीव्स ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस, और सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को भी कौन रिसीव करता है, वो अकेला व्यक्ति ही रिसीव करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा भी वही लगा रहा है, अभी मैनेजमेंट भी वही कर रहा है। हालांकि मैनेजमेंट कोई दूसरा बंदा कर सकता है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो वही व्यक्ति होगा जिसका वो बिजनेस है। तो आया यहाँ से समझ में कि जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो सारे उसकी झोली में जाने हैं और जितने भी लॉसेस हैं वो भी उसी के ही होंगे। इसका मतलब ये है कि जब वो कैपिटल लगा रहा है तो रिस्क भी उसका है और प्रॉफिट भी उसका है। क्यों? क्योंकि वो अकेला बंदा उस बिजनेस को चला रहा है। तो इससे हमें पता चला कि जो अकेला बंदा चला रहा है तो वो कैपिटल भी खुद लगाएगा, वो मैनेजमेंट भी खुद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं इस मीनिंग से ही हमारे पास क्या आ गया, बहुत सारे फीचर्स इसके निकल के आते हैं। तो आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ सोल ट्रेड। तो फीचर्स हमारे क्या है, फर्स्ट इज इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब है कि उसका स्वयं का ही अधिकार होगा, उस अकेले व्यक्ति का ही क्या होगा, ओनरशिप होगा उस बिजनेस में। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे वो खुद की हो, वो उसी के नाम से ही होगी। अब मान लिया बिजनेस में कोई फर्नीचर आया है तो वो बिजनेस का नहीं माना जाएगा बल्कि उस व्यक्ति का ही माना जाएगा। तो इंडिविजुअल ओनरशिप में है कि वो किसी और के साथ उसको शेयर नहीं करता है, सिर्फ उसी का ही, अकेले व्यक्ति का ही उस पर क्या है, अधिकार है। सेकेंड हम आते हैं सोल मैनेजमेंट। वो अकेला बंदा ही क्या करता है, उस फर्म को मैनेज करता है, सारी जो एक्टिविटीज़ है अभी फ़िलहाल वही देख रहा है। ठीक है, वो अपॉइंट भी कर सकता है, अगर उसके पास कैपिटल है तो वो अपॉइंट भी कर सकता है। लेकिन जो अल्टीमेट इफेक्ट जो आएगा इसका वो क्या आएगा कि जो भी मैनेजमेंट किया जाएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो जो सोल प्रोप्राइटर है वो ही उसके लिए क्या होगा। अब आते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान के चलते हैं कि हमारे बिजनेस में हमने कोई बिजनेस किया और हमारे बिजनेस में क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, प्रॉफिट हमने सोचा था कि 200 करोड़ का हमारे पास टर्नओवर होगा, लेकिन 200 करोड़ का टर्नओवर ना होकर वो गिरकर कितना रह गया, 190 करोड़ का रह गया। लेकिन हमने जितने भी एस्टिमेट लगाए थे वो 200 करोड़ से लगाए थे, अब जो है वो 190 पे आ गया है, तो क्या होगा, लॉस हो रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग। तो अब आइए देखते हैं कि जो ये 190 करोड़ है उसका अनलिमिटेड लायबिलिटी किस तरीके से बनता है। तो जब भी हम 100 करोड़ से 150 करोड़ पे, 150 से 200 करोड़ पे जब हम जाते हैं तो कोई भी ऐसा एस्टिमेट नहीं है जो हम लगातार यहाँ से ना करें। हम किसी भी एस्टिमेट पे पहुँचने के लिए सिर्फ
जंप नहीं करते हैं, ठीक है, हमें ये देखना होता है, हमें एनालाइज करना होता है। तो जहाँ तक हमने इसको एनालाइज किया था कि हमारा प्रॉफिट इतना आएगा, लेकिन सिचुएशन कंडीशंस की वजह से, जो बैड कंडीशन है उनकी वजह से हमारा प्रॉफिट इतना नहीं आ पाया है, तो उसको क्या हो गया, उसके पास बहुत सारा कर्जा हो गया। अब कर्जा होने की वजह से क्या हुआ, उसका जो बिजनेस था उसकी सारी प्रॉपर्टीज बिक गई। फिर भी अब वो कर्जा 150 करोड़ का तो उसने पूरा कर दिया है, ठीक है, लेकिन 150 करोड़ पूरा करने के बाद भी मान के चलते हैं 40 करोड़ का कर्जा अब भी रह जाता है। तो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब उसका घर तक भी बिक सकता है। तो इसमें ये सबसे बुरी बात कही जाएगी इस बिजनेस की कि इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अगर उसने कर्जा नहीं चुकाया, लॉस होने के केसेस में अगर वो कर्जा नहीं चुका पाता है बिजनेस की प्रॉपर्टी से भी, तो क्या होता है कि उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी बेचनी पड़ सकती है। नेक्स्ट आते हैं फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। अच्छा, अब हम कह सकते हैं कि उसको पूरी फ्रीडम होती है किस चीज़ की, अपना बिजनेस सेलेक्ट करने की। क्यों फ्रीडम होती है? क्योंकि उसके ऊपर किसी दूसरे बंदे का प्रेशर नहीं होता है। जब तक उसके ऊपर दूसरे बंदे का प्रेशर नहीं होगा, वो फ्रीली क्या करेगा, अपने डिसीजन ले सकता है। फ्री होकर वो क्या कर सकता है, कोई भी डिसीजन अगर उसे अप्लाई करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, तो उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। वो फ्रीली क्या कर सकता है, किसी भी बिजनेस को सेलेक्ट कर सकता है कि उसको कौन सा बिजनेस अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप सोल ट्रेड में जाना चाहते हैं तो आप राय ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपका ही होगा, ठीक है, कि आपको वो बिजनेस करना है या नहीं करना, आपको उसमें कितनी कैपिटल लगानी है या कितनी नहीं लगानी है, आपको वो बिजनेस एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। तो इस तरीके की कोई भी जो डिसीजन है वो आप फ्री होकर ले सकते हो। नेक्स्ट आते हैं सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता। इसका मतलब सीक्रेट्स, कि बिजनेस के, हर बिजनेस के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं। तो सारे के सारे सीक्रेट्स किसके पास होंगे, उस बंदे के पास होंगे जिसका वो बिजनेस है। अब कोई दूसरा बंदा बिजनेस को चला नहीं रहा, तो सारे के सारे सीक्रेट्स किसके पास होंगे, उस एक बंदे के पास ही होंगे। जब सीक्रेट्स बाहर नहीं जाएंगे, कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं जाएंगे, तो वो क्या माना जाएगा, सेफ माना जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो दूसरों के सीक्रेट्स पर नज़र रखते हैं, दूसरों के बिजनेस पर नज़र रखते हैं। अब अगर वो बिजनेस अच्छा चल रहा है और उसके सीक्रेट्स किसी कॉम्पिटिटर को पता चल जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी कोई भी पॉलिसी मार्केट में आने से पहले क्या होगा, वो कॉम्पिटिटर उसको अप्लाई कर देगा, जिस वजह से क्या होगा, हमारे बिजनेस में जितना हमने चाहा था उतना प्रॉफिट नहीं होगा और अनसर्टेनिटी की वजह से क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर अपने सीक्रेट्स अपने पास ही रखने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोल ट्रेड का सहारा लेना पड़ेगा। हमें किसी दूसरे बंदे को नहीं बताना, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो भी आप पॉलिसीज़ बना रहे हो, वो आप तक सीमित है, किसी दूसरे बंदे को नहीं पता। जब किसी दूसरे बंदे को नहीं पता तो वहाँ पे क्या है, रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब ये है, ये एक अकाउंट का प्रिंसिपल है जिसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा बिजनेस होता है वो हमसे अलग होता है। बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। जब बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं तो उसके अकाउंट्स भी क्या होंगे, अलग ही प्रिपेयर किए जाएंगे। लेकिन सोल ट्रेड में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है, इसमें पहले ही बोला है कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई अलग सेपरेटली कोई लीगल एंटिटी नहीं है ऑफ द बिजनेस, उस बिजनेस की। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे प्रॉपर्टी मालिक की हो, चाहे प्रॉपर्टी बिजनेस की हो, वो एक ही मानी जाएगी, अलग अलग नहीं मानी जाएगी। इसमें हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम जो ओनर है उसका अलग अकाउंट तैयार करें और बिजनेस का अलग, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। अब आगे चलते हैं 7th पॉइंट पे, अनडिवाइडेड रिस्क।
अनडिवाइडेड रिस्क क्यों कहा जाता है इसमें अनडिवाइडेड रिस्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितना भी प्रॉफिट है वो किसका होता है, उस ओनर का होता है। तो लॉसेस भी, जो रिस्क हैं वो भी किसके होंगे, ओनर के ही होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें कोई भी रिस्क होगा तो वो उस सिंगल बंदे को ही क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सारे प्रॉफिट्स भी खुद ही कमा रहा है, वो सारी कैपिटल भी खुद ही लगा रहा है। तो कोई भी रिस्क होगा तो वो भी डिवाइडेड नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अनडिवाइडेड रिस्क बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका सुटेबल फॉर सम स्पेशलाइज्ड बिजनेस, कि कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड बिजनेस हैं जिनके लिए ये सुटेबल है। हर तरीके के बिजनेस के लिए ये सुटेबल नहीं है, कुछ ही ऐसे बिजनेस हैं जिनके लिए ये सुटेबल है, जैसे कि बेकरी का काम, हलवाई का काम, ठीक है, सिलाई का काम आप कह सकते हो, या ब्यूटी पार्लर का, कृषि का काम जो एग्रीकल्चर है उसका, ठीक है। तो इन कामों में क्या है कि एक अकेला बंदा अपना काम चला सकता है, ठीक है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो हेल्प ले सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, मैनेजमेंट की हेल्प ले सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से उस सिंगल पर्सन की ही होगी, ठीक है। तो कुछ स्पेशलाइज्ड बिजनेस है जिनमें इसको अप्लाई किया जा सकता है, सोल ट्रेड को, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये पढ़ लिया है कि फीचर्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर विशेषताएं क्या क्या हैं, तो हमने ये पढ़ ली है। अब हम आते हैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे। तो किसी भी चीज़ के अगर मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होते हैं, तो देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो मेरिट देखिए इसको देखने से पहले एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ की गुण देख रहे हो, मेरिट्स देख रहे हो, एडवांटेजेस देख रहे हो, उसकी अच्छी चीज़ देख रहे हो, तो सारी चीज़ों को भूल जाइए और उसकी अच्छी चीज़ों पे ही फोकस कीजिए कि उस चीज़ से अच्छा कुछ है ही नहीं। तो आपके माइंड में अपने आप ही पॉइंट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा, जब हम देखते हैं कि हमें उसके नेगेटिव पॉइंट निकालने हैं, ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी ज़रूर होंगे। अगर हमें उसके नेगेटिव पॉइंट निकालने हैं तो आपको देखना होगा कि इस चीज़ से बेकार कोई चीज़ ही नहीं है, इस टॉपिक से बेकार कोई चीज़ नहीं है, तो हमें क्या मिल जाएंगे, उसके नेगेटिव पॉइंट्स अपने आप मिल जाएंगे। हमें अपने ऊपर अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि अगर हम इस बिजनेस में होते तो हमारे लिए क्या क्या परेशानियाँ आती, तो वो तो हमारे नेगेटिव पॉइंट हो गए। और हम अगर इस बिजनेस में जा रहे हैं तो क्या फ़ायदा देखकर इस बिजनेस में जा रहे हैं, वो इसके पॉजिटिव पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़े टाइम के लिए आपको एक बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं कि अब आप एक बिजनेसमैन बन गए हो तो देखिए आपको क्या क्या इसके लाभ होने वाले हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस, मेरिट्स होने वाले हैं। तो पहला है क्विक डिसीजन, बहुत जल्दी आप निर्णय ले सकते हो, बहुत जल्दी आप डिसीजन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है कि उससे पूछना पड़ेगा या इससे पूछना पड़ेगा, नहीं, आप अकेले ही उसको मैनेज करने वाले हो, चलाने वाले हो, ओनरशिप आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हो, अकेले ही डिसीजन ले सकते हो। जब अकेला व्यक्ति डिसीजन लेता है, जब वो किसी की मदद नहीं लेता डिसीजन में, तो वो बहुत ही जल्दी क्या करता है, अपने डिसीजन ले लेता है। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। ये पॉइंट स्टूडेंट्स बार बार आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सीक्रेसी का बेनिफिट उसको क्यों मिल रहा है। सीक्रेसी का बेनिफिट, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अकेला बंदा मैनेज कर रहा है, उसने किसी दूसरे बंदे को पार्टनर में नहीं रखा है, पार्टनरशिप उसकी नहीं है, तो इसका मतलब जो सारे सीक्रेट्स हैं, जो एक बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी सीक्रेट्स होते हैं, वो सारे सीक्रेट्स किसके पास होंगे, उस अकेले बंदे के पास ही होंगे। वो मार्केट में जब तक वो नहीं बताएगा तब तक वो सीक्रेट्स मार्केट में नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर्स उसकी स्ट्रैटेजी को, उसकी पॉलिसी को नहीं चुरा सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मान के चलते हैं कि एक बिजनेसमैन चाहता है कि वो अपना बिजनेस क्या करे, एक्सपेंड करे, बढ़ाए अपना बिजनेस,
और जब तक वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है तब तक उसके कॉम्पिटिटर्स के पास वो खबर नहीं जाएगी, ठीक है। उसको डर भी नहीं है कि मैंने ये सोचा कहीं उसके कॉम्पिटिटर्स को पता ना चल जाए, नहीं, उसको ये डर क्यों नहीं है, क्योंकि उसने अपने जो सीक्रेट्स हैं वो किसी को नहीं बताए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए डायरेक्ट मोटिवेशंस। डायरेक्ट मोटिवेशन कैसे मिलता है उसको कि जब उस बिजनेसमैन को पता है कि जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो सारे उसी के ही होंगे, क्यों, क्योंकि उसने खुद ही कैपिटल लगाई है, कोई दूसरा बंदा बांटने वाला है नहीं, तो जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो खुद के ही होंगे। तो क्यों ना अच्छी मेहनत की जाए, क्यों ना ऐसी मेहनत की जाए जिससे प्रॉफिट्स बढ़ें, और अगर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो वो भी प्रॉफिट्स किसके होंगे, उस अकेले बंदे के होंगे, ठीक है। तो उसको वो प्रॉफिट्स देख के कि जितना भी प्रॉफिट आएगा वो सारा मेरा ही है, तो क्या होगा, वो अपने आप में मोटिवेट होगा। तो इसी को ही कहा गया है डायरेक्ट मोटिवेशंस। नेक्स्ट है गाइज आपका पर्सनल कंट्रोल। उसका खुद का कंट्रोल होता है बिजनेस पर, कोई और कंट्रोल नहीं करता है। वो जब चाहे कहीं जा सकता है, जब चाहे कोई भी डिसीजन ले सकता है, ठीक है। उसका खुद का कंट्रोल होता है, उसका पर्सनल कंट्रोल होता है बिजनेस पे। नेक्स्ट है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो हर बिजनेस में एक रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन सोल ट्रेड में किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मान के चलते हैं कि आपने कोई बेकरी स्टार्ट करनी है या आपने कोई सिलाई का काम स्टार्ट करना है, तो उसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई शॉप लीजिए और आप वहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे सोल ट्रेड में ही ज़रूरत नहीं होती रजिस्ट्रेशन की। अब मान लिया कि कोई मेडिकल स्टोर खोलता है सोल ट्रेड में, ठीक है, तो उसको मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ बेचने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी या नहीं होगी, होगी ना। तो इसलिए हर उसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसे काम हैं सोल ट्रेड में जिसमें आपको लाइसेंस की या रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए आप आसानी से उस काम को कर सकते हो। इजी फॉर्मेशन इसलिए इसको कहा गया है। तो अब हमने मेरिट्स इसके देख लिए हैं, अब देखते हैं इसके डीमेरिट्स क्या हैं। डीमेरिट्स में हमें इसके नेगेटिव पॉइंट्स निकालने हैं। तो देखिए लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल, कि जो उसने पूंजी लगाई है, कैपिटल लगाई है, वो लिमिटेड मात्रा में ही है। एक अकेला बंदा कितना पैसा अरेंज कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता। मान लिया वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है तो मार्केट से कितना पैसा मिलेगा, बहुत ही कम, ठीक है। अगर उधार भी लेगा तो बहुत कम पैसा मिलेगा। अब पैसा इतना नहीं है तो वो अपना बिजनेस इतने बड़े लेवल तक कैसे लेके जा सकता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि उसके पास जो कैपिटल के रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम हैं, वो लिमिटेड हैं। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। अगर मान लिया वो 2-3 बंदों के साथ काम करता तो कुछ पैसे वो उधार लेता, कुछ दूसरा पर्सन उधार लेता, कोई तीसरा लेता, ठीक है। इस तरीके से सबकी कैपिटल मिला के वो एक बड़े लेवल पे बिजनेस कर सकता था। लेकिन अब क्या है, अब उसकी खुद की ही कैपिटल है जो कि बहुत कम है, तो इसलिए लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट है अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि अगर वो बिजनेसमैन एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, या बीमार होने की वजह से क्या होता है कि वो अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है अपने बिजनेस में, तो क्या होगा, या तो उसको अपने कर्मचारियों के भरोसे अपना बिजनेस छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, वो क्या होंगे, सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। और जब वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो आपकी दुकान को छोड़कर किसी दूसरे, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो प्रतियोगी हैं, उनकी दुकान पर चले जाते हैं, ठीक है। और वो ग्राहक फिर आपके पास वापस नहीं आते हैं। तो अपने बिजनेस की जो अचीवमेंट है वो आप कैसे बना सकते हो, एग्जिस्टेंस से। लेकिन एग्जिस्टेंस जो है इसका वो क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। आप अगर आपकी डेथ हो जाती है, किसी की जो बिजनेसमैन है उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, उस बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि अब हमने यहाँ पे भी पढ़ा था अनलिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट। अनलिमिटेड लायबिलिटी में है कि जब भी आप
इतने कर्जवान हो जाते हैं कि आपके बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ बेचकर भी कर्जा नहीं उतर रहा है, तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी बेचनी पड़ सकती है। तो देखिए कितना बड़ा रिस्क है इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी का। फोर्थ है इसमें अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि एक ही बंदा सामान बना रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, ठीक है, पैसों का हिसाब किताब रख रहा है, सब कुछ मैनेज कर रहा है, ठीक है, मार्केट सर्वे भी वो खुद ही कर रहा है। जब वो इतने सारे कामों में हाथ डालेगा तो क्या कोई काम अच्छे से हो पाएगा? नहीं ना, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि जो उसकी मैनेजमेंट है वो अनबैलेंस्ड हो जाती है, असंतुलित हो जाती है और एक भी काम उसका अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अगर उसको काम अच्छे से करना है तो वो क्या करेगा? मैनेजर रखेगा, लेकिन उसके बिजनेस में इतना पैसा भी नहीं है कि वो मैनेजर अपॉइंट कर सके या एक मैनेजर को रख सके। तो ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो हमने सोल ट्रेड के बारे में पढ़ लिया है कि सोल ट्रेड जो है वो एक सिंगल बंदा चलाता है, ठीक है, सारी जो मैनेजमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो सिंगल पर्सन ही होगा, और जितने भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आएंगे उसके लिए भी वही जिम्मेदार है। फिर हमने इसके फीचर्स पढ़े। फीचर्स में हमने देखा इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, उसकी अकेले की मैनेजमेंट होती है, लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, और बिजनेस सेलेक्ट करने की उसको पूरी फ्रीडम होती है, सीक्रेट्स जो हैं उसी के पास रहेंगे, और कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती बिजनेस की, बिजनेस भी वही है और ओनर भी वही है। इंडिविजुअल रिस्क होता है, वो अपने रिस्क को किसी के साथ बांट नहीं सकता। जो इस तरीके के बिजनेस होते हैं सोल ट्रेड, वो कुछ स्पेशलाइज्ड बिजनेस होते हैं, ठीक है। हर तरीके के बिजनेस में हम सोल ट्रेड लेकर नहीं आ सकते। कुछ इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमने पढ़े कि हम बहुत ही जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, हमें सीक्रेसी का भी बेनिफिट मिलता है, और हमें डायरेक्ट मोटिवेशन भी मिलता रहता है, हमारा खुद का पर्सनल कंट्रोल होता है और आसानी से हम इसको स्थापित कर सकते हैं। तो ईजी फॉर्मेशन यहाँ कहा जाएगा। डीमेरिट्स में हमने क्या पढ़ा? लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल की जो कैपिटल के सोर्सेज हैं वो बहुत ही कम है। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, अगर उसकी डेथ हो जाती है बिजनेसमैन की तो क्या होगा कि वो उस बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ में है कि अगर वो कर्जमान हो जाता है तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी बेचनी पड़ सकती है। अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट की सारा काम वो खुद अकेले नहीं संभाल सकता, अगर वो खुद अकेले संभालता है तो उससे क्या होगा? बिजनेस अच्छे से नहीं चल पाएगा, इसलिए जो मैनेजमेंट है वो अनबैलेंस्ड होगी। सो थैंक यू गाइज़, आपने इस लेक्चर को इतने इंटरेस्ट से पढ़ा, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।